सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, इमरान खान साहब के साबिक दस्ते रास्त जहांगीर तरीन साहब ने एक नई पार्टी बनाने का फैसला कर लिया है। अब जाहिर है कि इसमें जनूबी पंजाब के सियासी खानदान अहम किरदार भी अदा करेंगे। पीटीआई से जो नाराज़ लीडर हैं उनकी एक बड़ी फहरिस्त है जो पिछले साल से किसी प्लेटफॉर्म का कह लें कि इंतज़ार कर रहे थे, मुंतज़िर थे। अब दूसरी जानिब जो मलिका बुखारी साहिबा हैं, जमशेद चीमा साहब, मुसरत चीमा, उनके बाद आज फिरदौस आशिक अवान साहिबा, मुराद राज साहब, मलिक कासिम, पंजाब असम्बली के कुछ दीगर साबिक जो अरकान हैं और साथ इमरानुल हक साहब कह लें और इमरान खान साहब के करीबी साथी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ ऑर्गेनाइज़र सेनेटर सैफुल्ला नियाज़ी ने भी पीटीआई छोड़ दी है, खैर बात कह दिया पीटीआई को। और बाबर अवान साहब जो हैं वो लंदन चले गए हैं। अब देखते हैं कि वापसी उनकी कब होती है। बहुत से लोग कह रहे हैं पता नहीं होती है कि नहीं होती है। अच्छा, चेयरमैन पीटीआई की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो भी जारी हो गई है और वो जारी होते हुए आपने सुना होगा वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल साहब ने जो फरमाया, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की टांग में कोई फ्रैक्चर नहीं मिला और इमरान खान साहब ईसीएल में डाले जाने पर कहते हैं कि जी बाहर जाने का कोई इरादा नहीं है और मगर वो कहते हैं छुट्टियाँ गुजारने के लिए जो शुमाली इलाका जाते हैं वहाँ मैं जा सकता हूँ। अच्छा, बिलावल ने वज़ीर आज़म साहब से साफ कह दिया कि पीटीआई पर पाबंदी लगी तो वो ज़रूर हिमायत करेंगे। और उधर ऑडियो लीक्स की जो तहकीकात हैं उसके लिए हुकूमत की तरफ से बनाए गए कमीशन के खिलाफ जो दरख्वास्तें हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स जुडिशल कमीशन को कार्रवाई से रोकते हुए वफाकी हुकूमत का जो नोटिफिकेशन है वो मुअत्तल कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के 19 मई के मुअत्तल करते हुए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। चीफ जस्टिस अटॉर्नी जनरल पर बरस पड़े, उन्होंने कमीशन को अदालती मामलात में मुदाखलत करार दी है और सुप्रीम कोर्ट में केस की जो मजीद समाअत है वो 31 मई को अब होगी। और इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए मेरे साथ जो मौजूद मेहमान मौजूद हैं तारुफ करवा देती हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हसन मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जमीयत उलमा इस्लाम से मुफ्ती किफ़ायत, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और सीनियर सहाफ़ी तजिया कर बोल न्यूज़ उसामा गाजी, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। उसामा, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है, उसामा क्या वजूहात हैं कमीशन को काम से रोकने के और हुकूमत इस तरह से खुद कमीशन तश्कील दे दे, ये अदालती मामलात में मुदाखलत नहीं है? ये पहली दफ़ा हो रहा है अदालत की नज़र में कि किसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछे बगैर, उनकी इजाज़त के बगैर या उनके कहे बगैर इस तरह का कमीशन बना दिया गया। हुकूमत तो कहती है कि उनके पास ये इख्तियार है। अब जाहिर है कि ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया। अब उसमें वो ये भी देखा जा रहा है कि ये जो कमीशन के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं इनमें ये देखा ही नहीं गया कि किस तरह से आपने ये सब कुछ हासिल किया, लीगली हासिल किया, इलीगली हासिल किया, ये ऑथेंटिक है या नहीं है। और इससे जो हासिल किया जा रहा है उसमें जो आज दिमाग सामने है वो ये कि जी अदलिया को दबाव में लाना है, क्योंकि एक स्पेसिफिक यानी वो ऑडियो लीक्स हैं जो सिर्फ अदलिया से जुड़ती हैं, जो सियासतदानों से जुड़ती हैं। हुकूमत के हवाले से सदर पाकिस्तान की ऑडियो लीक हुई है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो लीक हुई है, मरीम साहबा, इसके अलावा इमरान खान साहब, उनके उस तरह से हवाले हमें मिलते नहीं हैं। अब इसमें बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि इससे पहले ये हो चुका है, काजी फाइसा साहब का जो रेफरेंस आया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और फिर सुप्रीम कोर्ट गया था, उसमें भी ये कहा गया था कि अगर गैर कानूनी तरीके से आपने कुछ मवाद हासिल किया है तो फिर उस पर आप केस नहीं बना सकते। तो पहले ये देखना होगा कि ये मवाद हासिल किस तरह किया गया, ऑडियो लीक्स आई कैसे। हत्ता कि अटॉर्नी जनरल साहब ने आज कहा कि जी मैं अदालत से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि ये पैमरा को इसको रोकना चाहिए था, ये आई हैं और चलती चली गई, यानी किसी ने देखा नहीं कि ये सही है गलत है, कौन नहीं है, बस आई और चलाते चले गए। और ये तो अटॉर्नी जनरल ने खुद ये बात कह दी है। तो अब अदालत के रिमार्क्स इस तरह के हैं कि उनको ये लगता है कि ये अदालत के मामलात में मुदाखलत है। चीफ जस्टिस ने कहा जी हम बड़ा एहतराम करते हैं हुकूमत का जो कुछ भी है, लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा आगे जा रही है। अब 5 रुकनी बेंच का ये फैसला है, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। मगर मुझे लगता है कि जाहिर है कि हुकूमत इस वक्त बहुत ताकत में है, बहुत ताकतवर है और उसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कोई भी इदारा इस वक्त ऐसा नहीं है कि जो हुकूमत की राह में रुकावट हो। अपोजिशन तो है ही नहीं, पकड़ धकड़ और सब लोग छोड़ कर जा रहे हैं इमरान खान साहब को, तो वो तो सारा काम ही खत्म हो गया। उस तरह से या स्ट्रीट पावर से उनको किसी किस्म का कोई खतरा खदशा है नहीं। बाकी रहेगी सुप्रीम कोर्ट, तो वो तो 14 मई का भी फैसला दिया है, उन्होंने क्या कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जितने फैसले देती है, जिसको हुकूमत नहीं मानना चाहती वो नहीं मानना चाहती। एक शख्स आज़ाद होता है, उसको पकड़ते हैं, दूसरी दफ़ा रिहाई मिलती है, फिर तीसरी दफ़ा पकड़ते हैं, फिर तीसरी दफ़ा रिहाई मिलती है, चौथी दफ़ा पकड़ते हैं, चौथी दफ़ा रिहाई मिलती है, 5वीं दफ़ा पकड़ते हैं। यानी अब अदालत के जजेस रो रहे हैं बाकायदा और कहते हैं जी आप जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर दें। ये तो हाल हो गया है। फिर वो कहते हैं जी हम क्या कर सकते हैं, माननी तो हमारी हुकूमत ने है नहीं।
तो कुछ भी यानी अब हाथ में नहीं। तो जब हुकूमत फैसला कर लेगी तो चलेगी तो हुकूमत की। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो इसको काम करने से रोक दिया है, लेकिन आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट ठीक है, आपकी इजाज़त से। ठीक है उसामा भाई, आपकी इजाज़त से मैं आगे जाना चाहूँगी। हसन मुर्तज़ा साहब, आपकी तरफ आने से पहले मैं मुफ्ती साहब आपकी तरफ आऊँगी। मुफ्ती साहब, अगर जिस तरह उसामा गाजी ने कहा कि अब अपोजिशन भी नहीं, सारी बात है, जो तनकीद करे, अपोजिशन का काम होता है तनकीद करना। अच्छा, वो भी एक अलग बहस है कि फ्रेंडली अपोजिशन हो या सही मायनों में जो अपोजिशन हो वो कोई किरदार अदा करे, यानी तनकीद बराए तनकीद ना हो कि बस तनकीद करनी है, तनकीद बराए इस्लाह हो, किसी बेहतरी के लिए तनकीद हो जिसके फ्रूटफुल रिजल्ट सामने आए, अच्छे नताइज सामने आए, कोई फ़ायदा हो मुल्क को। तो मुफ्ती साहब, अगर अपोजिशन होती इस टाइम पे या पीटीआई वाले ऑपोजिशन बेंचों पे बैठे होते तो हुकूमत को कोई टफ टाइम दे रहे होते, और इमरान खान साहब ने खुद को सिस्टम से निकाल लिया, इसका मतलब है क्योंकि उन्होंने असेंबलीज भी खुद ही डिसॉल्व कर ली और जो कुछ हुकूमत चाहती थी खान साहब खुद ही करते चले गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान की सूरत में तो ऐसी गलतियां उन्होंने की है कि हुकूमत को फ़ायदा तो हो रहा है ना। अगर वो कौमी असम्बली से इस्तीफा न देते तो उस वक्त एक मजबूत अपोजिशन होती और उसके अंदर कम अज़ कम 100 अरकान होते। अगर 100 अरकान की अपोजिशन हो तो वो तो कितनी कम होती। फिर ये कि कल आने वाला है वज़ीर-ए-आज़म निगरान, तो उसके अंदर भी उनकी राय को शामिल किया जाता। जुडिशल सुप्रीम काउंसिल में भी उनका एक एक्टिव किरदार होता है और वो इस हुकूमत की कमज़ोरियाँ, ख़ासकर ये महंगाई को वो कैश कर सकते थे। एक तरफ शहबाज शरीफ बैठा होता और एक तरफ इमरान खान बैठे होते, और फिर उनके कारकुनों पे ये जुल्म भी ना होता जो जिसको वो आजकल कहते हैं कि मजालिम हो रहे हैं। लेकिन क्या किया जाए, इन्होंने खुद ही ऐसा कर लिया और फिर उन इस्तीफे के बाद इसी ने खामखा कर दी। तो ये उन्होंने खुद रास्ता दिया है इनके लिए, हुकूमत के लिए। अब हुकूमत के सामने कोई अपोजिशन नहीं है, वो पार्लियामेंट की मुत्तफ़िका करारदाद के ज़रिए से कहीं भी कुछ कर सकती है। तो ये मौका तो इमरान खान ने फराहम किया, तो ज़ाहिर है जब फराहम किया तो अब वो फ़ायदा तो उठाएंगे, तो वो फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो लिहाजा मैं भी इस उसामा गाजी साहब की इस तरह से मुत्तफ़िक हूँ कि कोई भी इदारा हुकूमत के सामने नहीं आ सकता, और हुकूमत इस वक्त ताकतवर है और वो अपनी ताकत कर रही है। लेकिन ये गलती सारी की सारी इमरान खान में डालता हूँ। अगर वो इस तरह बड़ी गलतियाँ न करता तो हुकूमत को इतने मौके कानून साज़ी मुल्क का हिस्सा होता, पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ होती, कहीं अगर ज़्यादती होती तो करते, लेकिन उन्होंने अपने आप को से महरूम कर दिया, अपन के लिए पीछे रखे। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है हुकूमत के लिए। ठीक है मुफ्ती साहब, चलें मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। अब मैं हसन मुर्तज़ा साहब को भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ। हसन मुर्तज़ा साहब, ये जो अपोजिशन वाली बातें कर रहे थे कि अगर इमरान खान साहब अपोजिशन बेंचों पे बैठे होते या पीटीआई अपोजिशन में होती तो एक मजबूत अपोजिशन होती, तो आपको भी लगता है कि एक मजबूत अपोजिशन होती पीटीआई इस वक्त और तनकीद कर रही होती और हुकूमत के लिए इतना मतलब कह लें कि मार्जिन ना होता इतना कुछ परफॉर्म करने का, या जो कुछ भी हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो हुकूमत को कहीं ना कहीं टफ टाइम दे रही होती पीटीआई की अपोजिशन। तो इमरान खान साहब ने सिस्टम से खुद को निकाल कर खुद ही बहुत बड़ी गलती कर दी। बहुत शुक्रिया जी। देखें, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि खान साहब को ये मौके काफ़ी दफ़ा मिले हैं। 2002 की असेंबली थी गालबन, उसमें भी खान साहब इलेक्ट हुए थे और उनके पे बड़ी खसूसी मेहरबानी की गई। उस टाइम परवेज़ मुशर्रफ साहब ने उन्हें एक सीट से इलेक्शन लड़वाया और वो तहरीक इंसाफ के वाहिद रुकन थे और उनके पास मौका था उस वक्त भी अपने आप को एक अच्छा अपोजिशन लीडर साबित करने का, लेकिन वो उन्होंने उस असेंबली में भी इस्तीफ़ा दे दिया था, उन्होंने उसमें भी कंटिन्यू नहीं किया था। खान साहब का एक प्रॉब्लम है कि वो समझते हैं कि अगर मैं इक़्तिदार में नहीं हूँ तो फिर उस असेंबली का कोई फ़ायदा नहीं, फिर वो असेंबली चोरों की अमाजगाह भी है, फिर वो रबड़ स्टैम्प भी है, फिर वो उस असेंबली के पास कोई मैंडेट नहीं है। अब भी आप देख लें, यही असेंबली जब 2018 में बनी तो इस पे अपोजिशन को, उस वक्त की अपोजिशन को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे। बिल्कुल उस वक्त फजलुर रहमान साहब भी ये फरमाते थे कि असेंबली जो है इससे रिज़ाइन कर दिया जाए। मियाँ साहब का भी यही ख्याल था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि नहीं, हमें असेंबली में अपना रोल प्ले करना चाहिए, किरदार अदा करना चाहिए।
हमारी जो मंजिल है वो पार्लियामेंट ही है, और पार्लियामेंट में ही बैठकर हम आवाम की बात कर सकते हैं। जब खान साहब अपोजिशन में गए तो उन्होंने कहा जी असेंबलियां तोड़ दो। उन्होंने तोड़ी असेंबली, सदर मुमलिक उस पर दस्तखत भी कर दिए, और फिर वो रिस्टोर हुई असेंबली जो है। तो ये चीजें खान साहब जो हैं वो तो इस चीज के हक में नहीं है कि अगर वो अपोजिशन में आते हैं तो फिर ये सिस्टम चले। अब वो इररिलेवेंट है, सिस्टम से बाहर है, खुद उन्होंने सिस्टम को छोड़ा है। अब किस तरीके से उनको दोबारा वो उस सिस्टम का हिस्सा बनाया जाए? अगर खान साहब होते भी तो कोई इतनी खास अपोजिशन उन्होंने असेंबली के अंदर नहीं करनी थी, वो सड़क पे करने के बड़े माहिर हैं, और सड़क पे ही उनकी जद्दोजहद है, सड़क के ऊपर ही उनका सारा कुछ जो है। वो कहते हैं कि मैं आगे लोग खड़े हैं और मैं तकरीर कर रहा हूँ, और उस मॉब को मैं जिधर मर्जी मोड़ दूं और जिस चीज के पीछे लगा दूं वो लग जाए। और आज वो जो तबाही हुई है वो सारी उसी मॉब की सियासत की का नतीजा है। वो मॉब पॉलिटिक्स है। आपने उन लोगों को 1 साल तक इस तरह ज़हनी तौर पर तैयार किया, इस तरह ज़हनी तौर पर तैयार किया कि आपने उनको ला के रियासत के सामने खड़ा कर दिया। आप बात होती थी तो आप कहते थे जी इनकलाब आएगा। एब्सोल्युटली नॉट। आपने इस तरह उस कौम के नौजवान। ठीक है जी, ठीक है हसन मुर्तज़ा साहब का पॉइंट आ गया। की तरफ आना चाहूँगी उसामा, ये जो अभी बड़ा एक कंपैरिजन चल रहा है ख़ासतौर पे सोशल मीडिया पर कि जी पीपल्स पार्टी पर भी बुरा वक्त आया होगा, PMLN पर भी आया होगा, लेकिन पीपल्स पार्टी या PMLN के जो लोग हैं वो नहीं टूटे। लेकिन जब PTI पर ऐसा वक्त आया तो PTI के जो लोग हैं वो कोई 7 दिन गिरफ्तारी के बाद, कोई 10 दिन बाद, कोई 16 दिन के बाद घबरा गए और आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और वो पार्टी को छोड़ कर जा रहे हैं, प्रेशर नहीं ले सके। कोई कह रहा है ये बर्गर बच्चे साबित हुए, मम्मी डैडी लोग साबित हुए, इस तरह के लफ्ज़ों का इंतखाब किया जा रहा है। सॉरी मैं इस तरह के लफ्ज़ नहीं बोलना चाह रही थी, लेकिन इससे भी बढ़ के कुछ अल्फाज हैं, ये 2-3 जो मुझे लगे जो मैं बोल सकती थी मैंने बोल दिए। तो ये जो तनकीद की जा रही है और कंपैरिजन किया जा रहा है तमाम पार्टीज़ का कि जी फलां इतने दिन जेल में रहा, फलां इतने दिन जेल में रहा, तो ये लोग जेल का या गिरफ्तारी का प्रेशर नहीं ये बर्दाश्त कर सके, छोड़ कर जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा इस पे थोड़ा सा मुख्तलिफ है राय। इसमें कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी हो या नून लीग के लोग हों, जी बहुत अरसा उन्होंने जेलें काटी हैं, लेकिन क्या इसी तरह की जेलें थीं? क्या बिल्कुल इसी तरह से हो रहा था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और उसके बाद लाइन लगी होती कि जाओ छोड़ कर जाते जाओ और आपको माफ किया जाएगा और कुछ कहा जाएगा? मेरा ख्याल है शायद उनके पास मेरे ख्याल से किसी की अच्छी वाली होगी, किसी की बुरे वाली। ऐसे ये भी जरा थोड़ा क्लियर कर दें, जो जब ये लोग जेल में जाते थे तो अब जेल में जारी बात है, जेल तो जेल ही होती है ना। हाँ जी, देखिए मियां नवाज शरीफ साहब की अगर बात करें तो बात करें कि कौन सी क्लास आपको दी जाए। जी मेडिकल की फैसिलिटी आप देखिए ना, राउंड द क्लॉक मियां नवाज शरीफ साहब के लिए तो थी। डॉक्टर्स भी आई थिंक 3 होते थे मुसलसल, और एक के बाद एक डॉक्टर आता था, वो सब हम देखते हैं। एसी की सहूलत थी, उनकी हालत ऐसी होगी इस तरह से हमने देखा है। या नैब की कस्टडी में, या भी इमरान खान साहब भी अगर 1-2 दिन रहे हैं तो उस तरह की हालत में तो नहीं रहे कि जिस तरह के दीगर लोग रहे हैं। या कम से कम बहुत से लोग अगर लापता हो जाते हैं, फ़र्ज़ करें कोई सहाफ़ी, तो इस तरह का भी हमने नहीं देखा। बहरहाल अब बात यह है कि क्या हम ये फ़ख्र से कहें कि जी ज़ियाउल हक़ के दौर में जो कुछ हुआ पीपल्स पार्टी के साथ, इनके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ? यानी हम किस सतह पर आ गए हैं डॉक्टर साहबा कि हम तशद्दुद का मवाजना करते हैं, जेलों का मवाजना करते हैं कि अच्छा कहाँ ज़्यादा था? यानी इससे पीछे हम चले जाएं तो फिर अंग्रेज़ दौर को देखेंगे, उससे पीछे चले जाएं तो हम हलाकू खान को, चंगेज़ खान को देखेंगे। हम किस दौर की फिर बात करेंगे कि फ़लाँ दौर में तो बड़ा जुल्म हुआ था, इनको तो कुछ हुआ ही नहीं है? तो जो छोड़कर जा रहे हैं, अजीब बात है कि अब बात ये लोग करते हैं जी बजाय आप जमानत अदालत में ले जाने के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाएं, हर वक्त आपके पास अवेलेबल है और आप फिर जाते जाएंगे। आप एक दहशतगर्द हैं, आप पर पर्चे हैं, आपकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन अगर आप आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो आप सीधा घर जा सकते हैं। अब मैं जानता हूं हसन मुर्तज़ा साहब को, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब भी बड़े रहमदिल आदमी हैं। 10,000 हुकूमत कहती है कि बंदे पकड़े हुए हैं। अब जब बराह रास्त मुलव्वस था उसका आर्मी एक्ट के तहत आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो इंसदादी दहशतगर्दी के तहत चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब इसका मतलब है कैटेगराइज तो किया है कि जनाब इनका बहुत ज़्यादा कसूर था जलाओ गिराव में, ये बिल बराह रास्त हैं, ये 33 लोग, इनको हमने आर्मी एक्ट के तहत दे दिया। ये इंसदादी दहशतगर्दी में 10,000 राना सनाउल्लाह साहब ने फिगर दी है कि वो लोग हैं। मुझे बताएं उनको कौन सहूलत देगा कि आओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और जाओ?
यानी खुद चार्जेस टेररिज्म के हैं, गिरफ्तारियां हैं, गायब हैं, पता ही नहीं जी कहाँ हैं, अचानक से सामने आते हैं और कहते हैं जी हम अलहदगी का ऐलान कर रहे हैं और उसके बाद आप घर चले जाएं। ये सब क्या हो रहा है? अगर मुजरिम हैं तो उनको फिर आप सजा दें, उनके खिलाफ ट्रायल करें। अगर मुजरिम नहीं थे तो फिर ये सब क्या होता रहा और मुजरिम को आप छोड़ रहे हैं। तो ये भी एक अजीब बात है। मुझे नहीं लगता कि नून लीग या पीपल्स पार्टी के दौर में इस तरह से था, वो तो जबर था और बस था, आपको केस भुगतने थे। सामने एक और पॉइंट, फिर मैं बाकी मेहमानों की तरफ भी जाती हूं। ठीक है, ये जो फयाजुल हसन चौहान साहब हैं, उन्होंने भी तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसामा, फयाजुल हसन चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे चौहान साहब। चौहान साहब ने प्रोग्राम में भी वो खुल के वो तमाम जो गिले शिकवे हैं वो किए। तो चौहान साहब कहते जो उनको कॉर्नर किया हुआ था, उनको खुद लाइन लगाया हुआ था, उनकी रसाई नहीं थी खान साहब तक। पिछले साल से लेके अब तक सिर्फ एक बार उनकी मुलाकात हुई, 5 मिनट की मुलाकात हुई। और कुछ लोग थे जैसे शहबाज गिल जैसे लोग जो पैराशूटर्स हैं, जो बाहर से आए और अचानक आके जगह ले ली बाकी सब की, वो खान साहब के कान में फूंक मार देते थे। खान साहब लोगों से मुतनफिर हो जाते थे, दूर हो जाते थे। ये फिर क्या ये बिहेवियर था? ये फिर फयाजुल हसन चौहान साहब अगर सच कह रहे हैं तो लीडर तक तो सबकी रसाई होनी चाहिए, वहाँ पे फेवरेटिज्म तो नहीं होना चाहिए। फिर कोई भी दिल बर्दाश्त होगा। फिर मैंने पूछा कि आपके अलावा और भी कुछ लोग हैं। उसामा, आप भी बड़े शॉक्ड होंगे सुन के। फयाजुल हसन चौहान ने कल मेरे प्रोग्राम में ऑन एयर बोला है कि जी मेरी तरह, मैंने कहा आपकी तरह कोई और भी इतना सफर करता रहा। उन्होंने कहा अली मोहम्मद खान साहब, मैंने कहा अली मोहम्मद खान साहब जिन्होंने पार्लियामेंट में बड़ा तारीखी खिताब किया था खान साहब के लिए उस वक्त जब कोई भी नहीं था वहां पे। उन्होंने कहा जी वो भी सफर होते रहे हैं। फैसल वाडा साहब ने मेरे ख्याल अली मोहम्मद खान के लिए आवाज़ उठाई है। देखिए कुछ लोग तो ऐसे हैं कि सियासतदान भी समझते हैं कि उनका इस तरह का नहीं हो सकता, हर वक्त छाती पे झंडा और वो इस तरह की बात। तो बहरहाल कुछ लोग हैं जिनके बारे में सियासतदान भी दुखी हैं कि उनको भी अब पाबंदी से हासिल किया हुआ है। उनके पास भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक ऑफ़र यकीनन मैं समझता हूँ सहूलत है। तो पता नहीं अभी तक उन्होंने क्यों नहीं अवेल की, क्योंकि शायद कुछ अर्से में वो भी अवेल कर लेंगे। लेकिन मैं मुख्तसर जवाब दूंगा ताकि दीगर हमारे सीनियर जो मेहमान है वो इस पर बात कर सके। हसन मुर्तज़ा साहब ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं फयाजुल हसन चौहान को, क्योंकि इन्होंने खुद कहा था, मैंने वीडियो खुद देखी है कि एवी साढ़े वाल आने लगा है, यानी ये भी कुछ अरसे तक आप इसको देखेंगे हमारे साथ होंगे। तो क्या फयाजुल हसन चौहान साहब को जगह देंगे? जी हसन मुर्तज़ा साहब, उसामा भाई जो कह रहे हैं क्या जवाब है? जी वाकई आप आ रहे हैं, आपकी तरफ वो आ रहे हैं। मैंने कल वैसे पूछा था, नहीं बता रहे थे कहाँ जा रहे हैं। मुझे तो लग रहा है जहांगीर तरीन की पार्टी ना ज्वाइन करें, वो जो एक नया कोई वो बना रहे हैं, या आपकी तरफ भी आने का कुछ चांस है? देखिए, मैं जहाँ तक ताल्लुक फयाजुल हसन चौहान का है वो मेरा ज़ाती उससे ताल्लुक भी है, एक सलाम दुआ है, अच्छा ताल्लुक है असेंबली के अंदर। और उसकी अपनी पार्टी एफिलिएशंस थी, वो अपनी सियासत करता है, मैं अपनी करता हूँ। और जो बात भी हुई थी, मुझे पता था ये जितनी भी किंग्स पार्टीज बनती हैं वो इसी तरह बनती हैं, और जब वो जाती हैं वो इसी तरह डिस्ट्रॉय होती हैं। जैसे ये अब आपको नजर नहीं आ रहा है, ऐसे जैसे आंधी में शॉपर उड़ रहे होते हैं, कोई इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मैं एक सियासी कारकुन हूँ, उसामा साहब भाई हैं और बड़े काबिल एहतराम है। मैं कभी भी इस चीज को सपोर्ट नहीं करूंगा कि किसी को लोटा बनाया जाए, किसी की सियासी वफादारी बदली जाए, किसी का बाजू मरोड़ा जाए, किसी का नाक मरोड़ा जाए। मैं इस चीज का मुखालिफ हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरी जमात है, मेरी जमात ने फौजी अदालतों की भी मुखालफत की और कोई ऐसी नई अदालत कायम नहीं होने दी कि कोई फौजी अदालतों का कयाम हो। अब आप मुझे बताएं कि जब आप अपने शोहदा की यादगारों को तोड़ना शुरू कर देंगे, अब आप जब अपने उन जवानों को जिन्होंने अपना आज हमारे कल पे कुर्बान किया, जिन्होंने अपने बच्चे यतीम करवाए, जिनकी बीवियां जो है बेवा हो गई, जिनकी माएं बहनें अपनी औलादों से महरूम हो गई, क्या आज उनकी यादगारों की हम बेहुरमती करें और कहें उसको एक सियासी जद्दोजहद के साथ मिला दें? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जब जुल्म होते रहे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुद सोजी की, रियासत को नहीं जलाया, रियासत को आग नहीं लगाई, रियासती इदारों पर हमला नहीं किया। शुरू करेंगे, मुझे ब्रेक का ठीक है। तीनों मेहमान में से मौजूद है, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हसन मुर्तज़ा साहब, मुफ्ती किफ़ायत साहब और उसामा गाजी मेरे साथ मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का फिर से बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अच्छा हसन मुर्तज़ा साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगी। पीटीआई पे पाबंदी के हवाले से जब बात शुरू हुई, ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया कि ये हो सकता है, हुकूमत की जानिब से कि तजवीज़ दी जाएगी। उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ था कि नहीं,
पीपल्स पार्टी इस चीज़ के हक में नहीं है कि किसी भी पार्टी पे पाबंदी लगाई जाए। अब बिलावल साहब कहते हैं कि पाबंदी अगर लगाई जाती है तो उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से साफ कह दिया कि पीटीआई पे पाबंदी लगी तो वो ज़रूर हिमायत करेंगे। ये जो एकदम से चेंज आया आपकी सोच में, ये जो तब्दीली है, ये ज़रा वाज़े कीजिएगा। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सियासी जमातों पे पाबंदी लगाने के हक में नहीं है। उस पे हमारा बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ है कि किसी भी सियासी जमात पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। क्या जो रवैया तहरीक इंसाफ का है उसे आप समझती हैं कि वो सियासी जमात है? क्या उनकी कोई सियासी जद्दोजहद है? क्या सियासत जो है वो डायलॉग के ज़रिए नहीं होती? क्या सियासत जो है वो पार्लियामेंट में बैठ के नहीं होती? क्या सियासत जो है वो आइसोलेशन का नाम है कि आप अपनी खारजा पॉलिसी को गली मोहल्लों में और थड़ों पे और जलसों में डिस्कस करते रहें? आप अपने दोस्त ममालिक से दूर होते जाएं। आप एक कश्मीर एक ऐसा इशू है जो पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, जो हमारा जिनके साथ हमारा खून का रिश्ता है, सांसों का रिश्ता है। क्या उस इशू पे हमें सियासी बयानबाजी करनी चाहिए और हमें अपना जो दुश्मन मुल्क है भारत, उसके लिए ये ख्वाहिशात होनी चाहिए कि वहाँ पे मोदी जीत गया है जी, बड़ा अच्छा हुआ है जी, ये हुआ है? वो हमारा अज़ली दुश्मन है। हम इंडिया में जाके चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने जिस तरह रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को, जिस तरह उन्होंने शंघाई ताउन तंजीम में उन्होंने पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ वहाँ पे पेश किया, कश्मीर का जो मौक़िफ़ पेश किया, क्या उसको इस पैराए में लेना चाहिए जिस तरह इन्होंने उसका मजाक उड़ाया? इनका आप अमेरिका के खिलाफ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें अपनी जो सॉवरेनिटी है, सुपरमेसी है, जो हमारी इज्जत एहतराम है, वो अमेरिका से कोई कम नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपनी हुकूमत के साथ जोड़ दें और कहें जी कि ये साजिश हो गई है, अमेरिका ने हमारे खिलाफ साजिश कर दी है, फलां हो गया है, ये हो गया है। और जो बाहर के ममालिक अब उनकी हमदर्दी में बातें कर रहे हैं और वो जो बयानबाजी चल रही है कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी जी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो गई, अगर कोई अमेरिका से आवाज़ उठती है तो उन्हें फ़लस्तीन की नहीं नज़र आती, उनको कश्मीर के अंदर जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है वो नज़र नहीं आती। तो इससे ये चीज़ें सामने आती हैं कि ये किसी के एजेंडे पे थे। ये पाकिस्तान का एजेंडा नहीं है, ये किसी और का एजेंडा है जिसकी तकमील के लिए फॉरेन फंडिंग भी होती रही, जिसके लिए ये सारा कुछ होता रहा, और ये पाकिस्तान के लिए किसी भी हवाले से बेहतर नहीं हुआ। बाकी अगर कोई सियासी जमात हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी उस पर पाबंदी की हिमायत नहीं करेगी, ना ही बात करेगी। अब जिस जगह वो आगे खड़े हुए हैं, अगर उसको आप सियासी समझते हैं तो आप बताएं। ठीक है, शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गलत हो, और वो गलत हुई तो मान जाएगी। आप बताएं, इसी प्रोग्राम में बताएं कि ये सियासी जद्दोजहद की। ठीक है उसामा भाई, मैं ये सवाल लेकर आपकी तरफ आऊंगी जो हसन मुर्तज़ा साहब सवाल उठा रहे हैं, मैं आपसे इसका जवाब लूंगी। अभी मैं मुफ्ती साहब आपकी तरफ आना चाहती हूँ। मुफ्ती साहब, ये जो मुज़ाकरात की कहानी थी कि मुज़ाकरात पीटीआई वाले कहते थे कि जी हुकूमत जो है सीरियस नहीं है, हुकूमत का मौक़िफ़ आता था कि हम करना चाहते हैं, ये लोग सीरियस नहीं है। फिर ये पीपल्स पार्टी का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ था कि जी मुज़ाकरात तो होने चाहिए, लेकिन संजीदगी जो है वो इनकी जानिब से नहीं है, पीटीआई की जानिब से। बहरहाल आवाम कंफ्यूज रही कि पीटीआई सीरियस नहीं है, हुकूमत सीरियस नहीं है। एक बात बड़ी खबर सामने आई कि जी मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हों, पीपल्स पार्टी चाहती है, पीटीआई चाहती है, या हुकूमत में अगर पीएमएल-एन भी चाहती है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हों। फिर मुज़ाकरात का तो सीन ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि मौलाना साहब की यहाँ पे सुनी गई? नहीं फिजा, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा समझने में आपको गलती हो गई होगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात आप क्लियर कर दीजिए। जी मैं समझा रहा हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो मुज़ाकरात किया है वो हतमन और कतअन नहीं किया। देखो, आप कोई बात कर लेती है ना, तो फिर आप मुझसे कहते हैं आप नजरसानी करो।
आसानी के अंदर उस बात को छोड़ देती है। देखो, इस हमारे मुल्क की तारीख में एक अहम मुज़ाकरात हुए थे कौमी इत्तेहाद और पीपल्स पार्टी के। तो कौमी इत्तेहाद के सरबराह तो हमारे लीडर थे मौलाना मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह। तो हम ही मुज़ाकरात की बात करें। देखो, हमारे दो रास्ते, एक मुज़ाकरात का, दूसरा बंदूक का। तो हमने बंदूक का रास्ता नहीं इख्तियार किया, हम तो मुज़ाकरात और डायलॉग पर यकीन रखते हैं। और जब ये बात आई, और वो भी आई जजेस की तरफ से जो 14 मई में बेचारे बंद गली में फंस गए थे और कहा कि आप मुज़ाकरात करें, तो वहाँ एक बात गलत ये आई कि भाई 90 दिन तो बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन अगर इमरान मान जाए तो फिर 115 और 215 दिनों तक बात जायज़ है। एक तो ये हमें बुरा लगा। दूसरा ये कि आप जिस शख्स के साथ हमें बिठाते हो वो तो 11 साल तक हमें मुसलसल गालियाँ देता रहा, मुसलसल गालियाँ देता रहा। अब जब आप गालियों के बाद बिठाओगे तो आमना सामना तो होगा ना। तो उसके दरमियान कोई माहौल ऐसा बनाना चाहिए कि आमना सामना बैठना मुमकिन हो। उसका भी एक तरीका है। उसका तरीका ये है कि हम समझते कि इमरान खान मुखलिस सीरियस हैं, तो वो मौलाना फजल रहमान साहब से अपनी गालियों की माफ़ी मांग लें। अगर वो माफ़ी मांग लेते तो माहौल कितना अच्छा होता और इस तरह मुज़ाकरात हो जाते। हमारे कहने का मतलब ये है कि आप बगैर माफ़ी तलाफी के हमें बिठाओगे तो ऐसे मुज़ाकरात नहीं होंगे। हमारे यहाँ पश्तो कल्चर है, एक आदमी ज़्यादती करता है, फिर जाकर वो माफ़ी मांगता है, उसको माफ़ कर दिया जाए, कत्ल भी माफ़ हो जाते हैं। हमारा ये ख्याल था कि गालियों के फ़ौरन बाद बेफरज़ुन दरमियान में नहीं होगा तो हम नहीं बैठ सकेंगे। तो कोई दरमियान में आता, वो कहते चलो जी फिर गाली नहीं देगा, बस आप इस दफ़ा मान लो, वो लोग नादिम हैं। तो ऐसा तो नहीं हुआ। ऐसी एक और बात भी है, मैंने जब से इमरान खान को देखा है, उसकी एक नाक है और वो आइन से ऊंची है, वो कानून से ऊंची है, और 9 मई को तो बताया गया कि वो मुल्क से भी ऊंची है। हमने इसके 3 दौर देखे। शुरू में आया अपोजिशन, फिर उसके बाद हुकूमत और फिर अपोजिशन। इस तमाम बातों में एक ही बात समझ में आई कि इसकी कुर्सी खाली होती थी। अहम इशूज़ होते थे जब ये वज़ीर आज़म था। कोरोना का इशू था, कश्मीर का इशू था, गिलगित बल्तिस्तान की आईनी हैसियत का इशू था। तमाम कौम जमा होती, फौजी भी जमा होते, जर्नल, और इसकी कुर्सी खाली होती। ये कितनी बुरी बात है। यानी वो आदमी किसको तकब्बुर के एक ऐसी पहाड़ी पे खड़ा है कि वो किसी को दरखोर इतना समझता नहीं। यही आया है तो बदज़बानी आई है, यही आया है तो ये गाली वाले कल्चर आई है। और अभी आप कह रहे हो ना कि पाबंदी, मैं तो हुकूमत को मशवरा दूंगा आपके इस चैनल से कि आप ये पाबंदी लगाओ कि किसी जमात का लीडर और कारकुन गाली नहीं देगा। खुद बहुत ही कलदम हो जाएंगे। गाली के बगैर तो गुजारा नहीं। ये गाली का कल्चर कहाँ से आया, रवैये कैसे तब्दील हो गए। देखो, पहले लोग बावजूद है कि मुखालिफ होते थे लेकिन आपस में बैठ जाते, इसीलिए तो मिसा की जमहूरियत हुआ है। लेकिन ये क्या बात है कि आप कहते हैं मैं बैठना पसंद नहीं करता और मेरा बैठना जो है वो मुल्क की सालिमियत से भी ज़्यादा अहम है। तो फिर ये माहौल तो पैदा हो गया है। हम कभी भी हतमन कतअन मुज़ाकरात खालिफ नहीं है, लेकिन मुज़ाकरात के लिए आप माहौल नहीं बनाओगे तो माफ़ कीजिए, ऐसे मुज़ाकरात में हम बैठने को पसंद नहीं करते। फिर हुआ क्या, वही हुआ जो मौलाना फजल रहमान ने कहा। वो तो एक मुदब्बर सियासतदान है, दूरअंदेश है। वो पहली बात कर लेता है और बाद में लोग उसको समझते हैं। एक दूसरे को मामू बनाया और मुज़ाकरात 0/0 बराबर है 0, कुछ भी नहीं हुआ। आप याद रखिए, डॉक्टर फिजा, आप उसको रिकॉर्ड कीजिए। शुरू में मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था कि इमरान खान सियासी लीडर नहीं है, एक फितना पर्दाज है, और पीटीआई फितना है, सियासी जमात नहीं है। हमें तो नहीं पता था ये बात कब सच होगी। 9 मई को मौलाना साहब की एक बात सच हो गई कि जब उसने खुदा की मूर्तियों को नीचे फेंका, और जब उसने सालिमियत की बात की, और जब उसने मोदी को, जिसको जीतने की दुआएं कर रहे थे, उसने बगले बजाई और खुशी का मौका हुआ कि भैया तो इमरान ने हमारा काम आसान कर दिया, तो मौलाना फजल रहमान की बात सच साबित हो गई कि वो सियासी जमात नहीं बल्कि फितना। ठीक है मुफ्ती साहब, आपका काफ़ी डिटेल में पॉइंट आ गया, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। उसामा भाई, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। उसामा भाई, आज वज़ीर आज़म साहब ने कहा
पीपल्स पार्टी बिलावल से मुखातिब होकर शायद मेरे ख्याल से जब बात कर रहे थे वहाँ पे वो, उन्होंने कहा जी इत्तेफाक में बरकत है, इत्तेहाद में बरकत है। आप उनके अल्फाज सुन रहे होंगे, ये इत्तेफाक, इत्तेहाद, ये जो बरकत है, जाहिर बात है अच्छे तरीके से काम करेंगे, मुल्क के लिए बेहतरी के लिए काम होगा, प्रोजेक्ट्स होंगे, लोगों की जो परेशानियाँ दूर होंगी, कारोबार के मौके होंगे, मईशत बेहतर होगी, लोगों के पास नौकरियाँ होंगी, रोज़गार के मौके होंगे, जो मसाइल हैं लोगों के से कराची के लोगों का पानी का मसला वो हल हो जाए। और चाहिए क्या, बेहतरी की तरफ पाकिस्तान जाए, हर पाकिस्तानी यही चाहता है। लेकिन इत्तेफाक और इत्तेहाद किसी और चीज़ की तरफ भी इशारा था। इंतखाबात आगे आप देख रहे हैं उसामा? मैं इस पे देखिए तजिया करने से पहले 2008 और 2018 में हमने ये एक्सपेरिमेंट देखा है। एक्सपेरिमेंट कहें जो भी कहें, यानी कम्बिनेशन मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, यानी उनके पास एक विफाक में गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी के पास 2008 से 13 तक, और उसके बाद 13 से 18 तक नून लीग के पास थी। तब भी ये हमने देखा कि इनका कम्बिनेशन था, सिंध में गवर्नमेंट का या पंजाब में गवर्नमेंट का नून लीग के पास थी और विफाक में पीपल्स पार्टी के पास, फिर सिंध में पीपल्स पार्टी के पास और विफाक में नून लीग के पास। शिकवे शिकायत रहे और बड़े सख्त रहे, बड़े खतरनाक तरह के रहे। मिसाल के तौर पे गवर्नर राज लगा पंजाब में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास विफाकी गवर्नमेंट थी, गवर्नर राज लगा, आप सोचिए। और फिर हमने मेमो स्कैंडल देखा, हमने उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जाना देखा, तो दोनों में नून लीग जो है हमें बहुत ज़्यादा आगे नज़र आती है। और इसी तरह आप देखें कि मसाइल हल कराची के नहीं हुए, जो आज आप देख रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब गए हैं, बिलावल साहब कह रहे हैं जी मैं वज़ीर ख़ारजा हूँ लेकिन टैंकर से पानी लेता हूँ, तो वो इनके पास गवर्नमेंट शायद पाकिस्तान की तारीख में इतना अरसा किसी के पास नहीं, 15 साल रही। उनको विफाक से वो सपोर्ट नून लीग की 5 साल में नहीं मिल सकी, तो अब 10 महीने में या 1 साल में वो कैसे मिल जाएगी? तो मुझे लगता है कि सिर्फ ये इमरान खान जब तक थे एक थ्रेट के तौर पर, तब तक तो ये इकट्ठे रहेंगे। तो जो ही वो थ्रेट खत्म होगा तो फिर इलेक्शंस भी अलग अलग होंगे और मसाइल भी फिर दोबारा से हमें जन्म लेते नजर आएंगे। अभी तो इमरान खान साहब तो इतने कमजोर हो गए ना, मतलब वज़ीर आज़म साहब हैं, ठीक है, जितनी बड़ी शख्सियात होती हैं उनका एक एक जो लफ्ज़ होता है वो बड़ा मायने रखता है। इत्तेफाक, इत्तेहाद, बरकत, इसको आप किसी और तरह भी देखते हैं? नहीं, देखिए यही था, पेट काटना था, गद्दारी थी और पता नहीं क्या क्या। बिलावल साहब भी बड़े सख्त नाक़िद थे। जरदारी साहब कहते थे कि जी जन्नत में भी ना जाए नवाज शरीफ के साथ, हमें अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा जो कुछ इसने हमारे साथ किया। तो वो पुरानी बातें तो हैं, वो सिर्फ अब किस तरह दब गई कि इमरान खान साहब एक तरफ आ गए और उन्होंने इतना वो कर दिया मामला ख़राब। और जिस तरह भी देखिए मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि जी अब क्या मुज़ाकरात हों, तो जब पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ थी इमरान खान के पास, कुछ स्ट्रेंथ, पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ तो नहीं, वो तो हमेशा हुकूमत के पास होती है और हुकूमत के पास है। अब इमरान खान अब इतने कमज़ोर हो गए हैं कि अब मुज़ाकरात वो कहते भी रहे तो हुकूमत कहती है अब क्या करना है, अब तुम्हारे पास रह क्या गया है जिससे हम मुज़ाकरात करें। तो बात यह है कि हुकूमत को अगर तो दिल बड़ा करना है तो और बात है, वरना अब सिर्फ हुकूमत की है। वो दिन को कह दे रात है तो रात है, वो रात को कह दे दिन है तो जनाब वो फिर दिन है। कोई कुछ नहीं कर सकता, ये मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी कोई नहीं कर सकता। हुकूमत बैन कर दे, सुप्रीम कोर्ट कहे जी नहीं करते हम बैन, कुछ भी नहीं होगा। और बस आखिरी जुमला ये कि देखिए अगर टीटीपी से अभी राणा सनाउल्लाह साहब के मौजूदा दौर में भी, अभी इस दौर में भी मुज़ाकरात, नून लीग के दौर में भी मुज़ाकरात, इमरान खान साहब को टीटीपी ने नाम दे दिया था कि जी इमरान खान हमारे साथ हो, इमरान खान साहब ने कहा जी मैं तो नहीं आऊँगा, बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा, तो मुज़ाकरात होते रहे टीटीपी के साथ। लेकिन अब पीटीआई इस दौर में ऐसा कदम उठा गई या इतनी बड़ी गलती फाश कर गई और ये सारा कुछ हो गया कि अब उनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ठीक है, हसन मुर्तज़ा साहब, जरदारी साहब को मुफाहमत का बादशाह कहा जाता है, बड़े स्मार्ट पॉलिटिशियन हैं, बड़े समझदार हैं, और मैं अग्री करती हूँ इन तमाम चीज़ों से, बहुत समझदार हैं वो, मुफाहमत के बादशाह हैं, हालात को देखकर बात करते हैं, बहुत ज़्यादा बात करते भी नहीं है, ये भी अच्छी बात है। कई बार बहुत ज़्यादा बात कर देना भी आपके खिलाफ हालात को कर देता है। जरदारी साहब किरदार अदा कर सकते थे मुज़ाकरात में, क्यों नहीं किया उन्होंने? देखें, मैं जरदारी साहब हमेशा मुज़ाकरात पे यकीन रखते हैं, डायलॉग्स पे यकीन रखते हैं, लोगों को साथ लेके चलने पे यकीन रखते हैं। मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही कि इस मौके पे जब सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी जिनको खान साहब ये कहते थे कि जी ये 13 जमातों का इत्तेहाद है, ये 13 जमातों की जी पीडीएम है, उसके इत्तेहादी हैं और मैं अकेला एक तरफ हूँ, तो इसका मतलब है कि अगर 13 जमातें इकट्ठी रह सकती हैं, खान साहब को तो हम पहले दिन से ये बात कह रहे थे कि खान साहब आए, बैठें, बैठ के बात करें, हम आपसे कोई एनआरओ नहीं मांगते, हम आपसे किसी किस्म की रियायत नहीं मांगते, इदारों को इंडिपेंडेंटली अपना काम करने दें, वो जो मुकदमात हैं, जो केसेस हैं, हम उन्हें फेस करेंगे। जरदारी साहब भी जेल गए,
चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी तारीखें भुगती और अपनी आईओज के सामने पेश होते रहे। अदी फरियाल तालपुर साहिबा, वो उनको जेल से ईद की रात को पकड़ कर ले गए और हॉस्पिटल से ले गए और जेल में डाल दिया। हमने तो कोई ना रियासत के सामने खड़े हुए, खान साहब को बार बार ये कहते रहे कि खान साहब आप हुकूमत हैं, आपको ये जेब नहीं देता कि आप सुबह बैठे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसमें आप लिस्ट जारी करें कि ये लोग अगले हफ्ते पकड़े जाएंगे। इससे आपकी भी और इदारों की भी क्रेडिबिलिटी खराब होती है। इदारों को अपना काम करने दें। अगर हम किसी इदारे से भागें, अगर हम किसी अदालत से भागें, हमारे लिए मोहतरम जज साहबान जो हैं वो बड़े काबिल एहतराम हैं, हमें हजार तोहफात हैं, हमारे अदालती कत्ल तक हुए हैं, हमारे मुकदमात आज भी अदालतों में पड़े हैं, उन पे फैसले नहीं हो रहे, लेकिन हमने कोई अदालत पे कभी ना उंगली उठाई है, ना पत्थर उठाया है, ना ही हम ये जसारत कर सकते हैं। हम तो हमेशा साथ लेके चलने की बात करते हैं। अब आप जिनके साथ हमें बिठाने की बात कर रहे हैं, जैसे जी आपने कहा कि कम अज कम एक और चीज मैंने आपसे पूछनी है शॉर्टली, मैं आपसे एक और चीज पूछना चाह रही हूँ। जी जी, हमारे साथ मैंने आपसे एक और चीज पूछनी है। ये जो जहांगीर तरीन साहब की नई पार्टी बन रही है, जो पीटीआई से नाराज लोग होके जा रहे हैं या इख्तलाफ रखते हैं, यानी उनके मौकिफ के साथ उनका मौकिफ नहीं मिलता, ठीक है, आप सबका राइट होता है, आप अपनी राहें जुदा कर सकते हैं। वो जहांगीर तरीन साहब उनके लिए एक बड़ी मतलब एक ऑप्शन है कि वहाँ चले जाएंगे। क्या ये जो बाकी पार्टियों के नाराज लोग हैं, हर पार्टी में लोग नाराज होते हैं, नून लीग के लोग हो सकते हैं, JUI से भी हो सकते हैं, पीपल्स पार्टी से भी हो सकते हैं, किसी भी जमात के जो नाराज लोग हैं, क्या उनके लिए भी एक बड़ा दरवाजा खुल गया जहांगीर तरीन की सूरत में? देखिए, जिस आदमी ने जाना हो हमारी पार्टियों को जो 2018 में डेंट डाले गए, हम तो नहीं उस वक्त चीखे जी के हमारे लोग जा रहे हैं जी, पकड़ रहे हैं। हम कहते थे गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। आज भी हमारी किसी पे पाबंदी नहीं है, आज भी हमने किसी का दामन नहीं पकड़ा हुआ। अगर कोई जाना चाहता है तो वो आज़ादी के साथ जाए, लेकिन हमें ऐसे जो रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, अपने इंतखाबी रिफॉर्म्स जो हैं वो लाने पड़ेंगे जिससे लोटों की आप उन्हें डिस्करेज कर सके। कोई भी आदमी ये ना हो आज इधर से उठा है कल उधर से MNA बनाओ, MPA बनाओ। कम से कम ऐसा कोई टाइम पीरियड रखा जाए कि ये अपनी पॉलिटिकल पार्टी में 5 साल 10 साल काम करेगा, उसके बाद ये इलेक्शन लड़ने के काबिल होगा। इस तरीके से रिफॉर्म्स बैठ के हमने 1000 कोशिशें की कि जो हमारे इंतखाबी इस्लाहात हैं वो हमें करनी चाहिए। बात कर रहे हैं, ठीक है। मुफ्ती साहब का मैं लास्ट कमेंट ले लूं, 30 सेकंड है। मुफ्ती साहब आपका लास्ट कमेंट इस पे, फिर मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। जी जी हसन साहब, वक्त की कमी है, आई एम रियली सॉरी। जी मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब लास्ट कमेंट। जी मुफ्ती किफायत साहब, आपका लास्ट कमेंट, फिर मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। कुछ कहना चाह रहे हैं लास्ट में, आखिर में कुछ कहना चाह रहे हैं इस हवाले से? हाँ, वो ये कह रहा हूँ कि वो जिस घर से आए ना उसी घर को वापस हुए ना। ये होता है एक आदमी COD अफसर बकार खास, तो उसे कहा जाता है कि आपकी फलां जगह ड्यूटी खत्म हो गई, आप कैबिनेट डिवीजन में रिपोर्ट करें। तो जिस वक्त आए थे तो उस वक्त भी एक बात थी, आज कहा जाता है कि इमीग्रेट लोग आ रहे हैं ना, तो ये एक मसनूई सियासत होती है, एक हकीकी सियासत होती है। तो इमरान खान की सियासत मसनूई थी, वो लोग आए यहाँ उन्होंने लगाया और फिर वापस चले गए। अब वो वापस चले गए तो आपको लगता है कि इमरान खान की सियासत मसनूई थी? ठीक है जी मुफ्ती साहब, आपका ये पॉइंट आ गया। ठीक है हसन मुफ्ती किफायत साहब, उसामा भाई, आप सबका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतज़ार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है,
खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहां खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।